Hello, good morning student. Myself Darshan Parmar and today we will discuss about subject of building construction and technology and first unit name is foundation. Okay, so today we will discuss about foundation. तो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में बात की थी कि फाउंडेशन है वो क्या होता है. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन भी हमने उसमें देखे. टू टाइप्स ऑफ जनरल फाउंडेशंस आर अवेलेबल इन कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट वन इज शैलो फाउंडेशन एंड सेकंड वन इज अ डीप फाउंडेशन. सो according to Terzaghi, a foundation is shallow if its depth is equal to or less than its width, and in case of deep foundation the depth is equal to or greater than its width. तो उसको हम बोलेंगे फाउंडेशन. ओके, सो सेलो फाउंडेशन की बात करें तो उसकी जो डेप्थ होती है वो ब्रेथ के कंपैरिजन में क्या होगी कि उसकी डेप्थ है वो कम होगी. और डीप फाउंडेशन आएगा तो इट्स कंपेयर टू ब्रेथ. सो डेप्थ कंपेयर टू ब्रेथ, तो जो उसकी डेप्थ होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रेथ. तो जनरली टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस आर अवेलेबल इन द कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट वन इज shallow foundation and second one is a deep foundation. So in types of shallow foundation, generally mainly four types are available in shallow foundation, and in them first one is spread footing, second one is combined footing, third one is trap footing, and fourth one is mat or raft foundation. So spread footing की बात करें हम तो spread footing में it should spread all superstructure load from wall column over large area and it supports either a column or wall. It has following types. जो उसमें 6 टाइप्स के फाउंडेशंस वो स्प्रेड फुटिंग्स में आते हैं, तो वन बाय वन उसकी हम बात करेंगे. फर्स्ट वन इज सिंगल फुटिंग फॉर कॉलम. तो कॉलम के लिए उसमें सिंगल फुटिंग ही होगा. सेकंड वन इज स्टेप्ड फुटिंग फॉर ए कॉलम. तो कॉलम में स्टेप्ड फुटिंग आएगा. थर्ड वन इज स्लोप फुटिंग फॉर ए कॉलम. कॉलम का जो फुटिंग आएगा स्लोप फुटिंग आएगा. फोर्थ वन इज वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप. तो जो उसमें स्टेप नहीं आएगा और उसमें वॉल फुटिंग होगा. फिफ्थ वन इज स्टेप्ड फुटिंग फॉर वॉल एंड सिक्स्थ वन इज अ ग्रिलेज फाउंडेशन. सो सिंगल फुटिंग फॉर ए कॉलम की बात करें फर्स्ट टाइप में, तो सिंगल फुटिंग फॉर ए सिंगल कॉलम उसका अदर जो नेम है वो है आइसोलेटेड फुटिंग और पेड फुटिंग. तो सिंगल फुटिंग फॉर ए कॉलम को दूसरा नाम आइसोलेटेड फुटिंग एज वेल एज पेड फुटिंग के नाम से भी जाना जाता है. सिंगल फुटिंग फॉर ए कॉलम में जो फुटिंग होगा वो सिंपल कंक्रीट ब्लॉक का जो कॉलम के आउटसाइड में वो प्रोजेक्टिंग वो कॉलम का फेस दिया गया होगा और वो उसकी जो चारों साइड होगी उसमें उसका प्रोजेक्शन हो गया. जो उसका बेस डायमेंशन ऑफ कंक्रीट का होगा वो उसका जो लेटरल डायमेंशन होगा उससे 2 टाइम्स वो लेस देन कॉलम से उस डायरेक्शन में नहीं होगा. एंड द थिकनेस जो कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस होगी स्प्रेड फुटिंग फॉर ए कॉलम में वो साइड ऑफसेट जो कॉलम फेस है उसके साइड ऑफसेट से इक्वल लेंथ की ही आएगी उसमें. इसके बाद बात करें हम स्टेप्ड फुटिंग फॉर ए कॉलम की, तो जो स्टेप्ड फुटिंग फॉर ए कॉलम है तो उसमें कॉलम लोड है वो ज़्यादा होगा. और उसमें अगर सेफ बेरिंग प्रेशर की बात की जाए तो जो सेफ बेरिंग प्रेशर है वो कम होगा तो उसका बेस एरिया है वो ज़्यादा होगा. और सच केसेस में क्या होगा कि जो वो नेसेसरी टू प्रोवाइड मेसनरी जो मेसनरी ऑफसेट है वो हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो जो उसका लार्जर स्प्रेड एरिया है जो लोड ट्रांसफर के पहले उसमें कंक्रीट बेस है वो लगाया जाता है. और जो स्टेप फुटिंग फॉर ए कॉलम की बात करें तो उसकी हाइट एंड विड्थ होगी वो उसका जो ऑफसेट होगा वो प्रोपोर्शनली होगा. और जो उसका रेट ऑफ स्प्रेड है वो डज नॉट एक्सीड द परमिसिबल वैल्यू फॉर द मेसनरी. तो उसका जो उसका रेट ऑफ स्प्रेड होगा वो परमिसिबल वैल्यू ऑफ द मेसनरी को एक्सीड यानी कि वहां तक नहीं पहुंच सकेगा. थर्ड टाइप है स्लोप फुटिंग फॉर ए कॉलम. तो यहाँ पे फिगर में हमने दिखाया है कि सिंगल फुटिंग किस तरीके से होता है, स्टेप फुटिंग किस तरीके से होता है और स्लोप फुटिंग किस तरीके से आता है.
तो यहाँ पे फिगर में क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये कंक्रीट का बेस है, ये कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है और उसके बाद ये क्या आता है, उसमें ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, इस तरीके से स्टेप लगे जाते हैं। और स्लोप फुटिंग में क्या होगा कि ये प्लान का पोर्शन है, ये कंक्रीट का कॉलम, और उसके बाद इतना है वो प्रोजेक्शन दिया गया होगा, उसके बाद ये स्लोप आएगा। ओके, तो इसमें थर्ड टाइप है स्लोप फुटिंग फॉर ए कॉलम। सो slope footing for a column also known as isolated or individual column footings, and they have the projections in the concrete base. So due to the low bending strength, the footing constructed with brickstone or plain concrete require considerable depth to be safe to carry heavy loads. RCC column footings may be circular, rectangular or square in plan. इसमें जो RCC column होगा वो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, एज वेल एज स्क्वेयर भी हो सकता है। द फुटिंग इज रेनफोर्स्ड बोथ वेज बाय मीन्स ऑफ माइल्ड स्टील रिब्ड बार्स प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर एट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट। तो हमने पिछले नेक्स्ट स्लाइड में हमने जो आपको फिगर दिखाई कि सिंगल फुटिंग किस तरीके से होता है, स्टेप फुटिंग किस तरीके से होता है, स्लोप फुटिंग किस तरीके से होता है। ओके, सो फोर्थ टाइप है वो है वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप, और उसको स्ट्रिप फुटिंग भी बोल सकते हैं। सो वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप फुटिंग which provides a continuous longitudinal bearing. Thus a spread footing for a continuous wall is called a strip footing. When the wall carries light loads and the shape bearing pressure is very high, width of the footing may be very small. In such a case, the wall directly rests on the concrete base and no masonry offsets are provided. As a rule, the width of concrete base should not be less than twice the width of the wall and the thickness should be at least equal to offset. उसके बाद पांचवा टाइप है वो है स्टेप फुटिंग फॉर वॉल। सो स्टेप फुटिंग में क्या होगा कि वहाँ पे जो उसकी वॉल आती है तो उसमें जो फुटिंग लगाए जाते हैं वो स्ट्रिप फुटिंग होगा, और जो सिंपल फुटिंग होता है तो होगा तो उसको हम स्ट्रिप फुटिंग बोल सकते हैं। सो व्हेन द वॉल कैरीज हेवी लोड्स एंड द शेप बेरिंग प्रेशर ऑफ द सोइल इज नॉट वेरी हाई, द बेस विड्थ रिक्वायर्ड मे बी मच ग्रेटर। इन सच ए केस the masonry offsets are provided to achieve larger spread before the load is transferred to concrete base. In case of typical wall footings, the lowest course of bricks will have twice the width of the wall above at plinth level. And base width की बात करें हम स्टेप फुटिंग फॉर वॉल में, तो जो उसकी बेस विड्थ आएगी वो 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट है वो हम दोनों साइड पे रखेंगे, एंड द डेप्थ ऑफ ईच कोर्स में भी 10 to 20 सेंटीमीटर है वो रखेंगे। उसके बाद जो आता है ग्रिलेज फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग का लास्ट टाइप है। सो ग्रिलेज फाउंडेशन इज ऑल्सो नोन एज आइसोलेटेड फुटिंग एंड जनरली प्रोवाइडेड व्हेन हेवी स्ट्रक्चरल लोड्स फ्रॉम कॉलम्स, पियर्स और स्टील टेंशन्स आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू ए सोइल हैविंग पुअर और लो बेरिंग कैपेसिटी. It can be broadly divided into two categories depending upon the material used, and generally two types of grillage foundation. First one is steel grillage foundation and second one is a timber grillage foundation. तो स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन में क्या आया गया था कि स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन में हम स्टील टेंशन को यूज करते हैं. स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन है वो स्टील जोइस्ट बीम्स से विच आर प्रोवाइडेड इन सिंगल और डबल टीयर्स. तो जो सिंगल और डबल टीयर्स में उसको हम प्रोवाइड करते हैं. A minimum cover of 10 cm is kept on outer side of the external beam. जो उसका एक्सटर्नल बीम आएगा उसके आउटर साइड में हम 10 सेंटीमीटर का एक कवर प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज अबव द अपर फ्लेंजेस ऑफ द टॉप टियर. द डेप्थ ऑफ कंक्रीट बिलो द लोअर टियर शुड बी एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर. ओके. सेकंड पार्ट है वो है टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन. सो this type of foundation is provided for heavily loaded masonry walls or timber columns. तो इस टाइप के फाउंडेशन है वो हेवी लोड मेसनरी वॉल होगा अथवा तो जो टिम्बर कॉलम्स आएगा उसमें हम टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज करते हैं. दिस फाउंडेशन इज स्पेशली यूजफुल इन वाटर लॉक्ड एरिया वेयर द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल इज वेरी लो एंड
where the steel beams may get corroded due to subsoil water. The loading on the soil is limited to 50 to 60 kilonewton per meter square. तो पर मीटर स्क्वायर में उसका जो लोड आएगा वो आएगा 50 to 60 kilonewton. The foundation uses timber planks and timber beams in the place of steel joists. No concrete is embedded between the timber joists. However, the bottom concrete provided in steel grillage foundation and is replaced by timber platform constructed of timber planks. तो हमने ग्रिलेज फाउंडेशन में टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस आते हैं. फर्स्ट वन इज स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन एंड सेकंड वन इज अ टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कंबाइंड फुटिंग. तो कंबाइंड फुटिंग है वो किसको बोलेंगे? कंबाइंड फुटिंग इज ए सिंगल फुटिंग विथ सपोर्ट्स टू कॉलम्स. अ कंबाइंड फुटिंग इज प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. तो जो कंबाइंड फुटिंग है वो सिंगल फुटिंग ही होगा, लेकिन वो जो सपोर्ट टू कॉलम्स को सपोर्ट करेंगे तो उसका जो मिक्स से फुटिंग बनाई जाती है तो उसको कहते हैं कंबाइंड फुटिंग. एंड कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशन, उसमें डिफरेंट कंडीशन है वो यहाँ पे दी गई है. उसमें पहली वाली कंडीशन है व्हेन द कॉलम्स आर वेरी नियर टू ईच अदर सो दैट देयर फुटिंग्स ओवरलैप. जब दो कॉलम हो गए और जो कॉलम है वो उसके पास पे ही होगी तो उसके बाद क्या होगा कि जो उसका फुटिंग से वो ओवरलैप हो सकती है कि उसका जो फुटिंग से वो ओवरलैप हो सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. सेकंड वन इज द व्हेन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल इज लेस रिक्वायरिंग मोर एरिया अंडर इंडिविजुअल फुटिंग. तो जब बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल है वो लो होगी तो जो हमको मोर एरिया है वो इंडिविजुअल फुटिंग के लिए रिक्वायर होगा. Third one is when the end column is near a property line so that its footing cannot spread in that direction. जो हम एंड कॉलम की बात करें तो जो प्रॉपर्टी लाइन से एंड कॉलम है वो नजीक होगा, उसके पास होगा, तो उसके बाद क्या होगा तो जो उसका फुटिंग है वो उस डायरेक्शन में हम स्प्रेड नहीं कर सकते. ओके. और ये कंबाइंड फुटिंग में भी, तो कंबाइंड फुटिंग है वो किस टाइप के शेप का होता है? तो कंबाइंड फुटिंग है वो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है एज वेल एज ट्रेपेजोइडल शेप में भी हो सकता है. द एम ऑफ कंबाइंड फुटिंग इज टू गेट यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फुटिंग. फॉर दिस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फुटिंग एरिया, जो फुटिंग एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो शुड कोइंसाइड विद द सीजी ऑफ द कंबाइंड लोड्स ऑफ द टू कॉलम्स. तो उसका जो सीजी का एरिया फुटिंग का आता है वो इनसाइड होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंबाइंड लोड्स ऑफ टू कॉलम्स. इफ द आउटर कॉलम नियर द प्रॉपर्टी लाइन, जो उसका आउटर कॉलम है वो प्रॉपर्टी लाइन के नजीक होगा तो कैरीज हेवियर लोड एंड प्रोविजन ऑफ ट्रेपेजोइडल कॉलम्स बिकम्स essential to bring the CG of footing in line with the CG of two column loads. तो यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं कि ये किस तरीके से कंबाइंड फुटिंग. तो यहाँ पे ये सेक्शन दिया गया है, ये फुटिंग है और ये कॉलम है, और यहाँ पे जो कॉलम है वो प्लान में इस तरीके से दिखेगा, और ये कंबाइंड फुटिंग, ये टोटल एरिया है वो कंबाइंड किया. और ये दूसरा वाला है ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग, ये यहाँ पे दो कॉलम और ये यहाँ के इससे कंबाइंड हुआ है, और ये ट्रेपेजोइडल टाइप का शेप है इसलिए उसको हम बोलेंगे ट्रेपेजोइडल कॉलम, ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग. ओके. सो नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रेप फुटिंग. तो यहाँ पे तीसरा टाइप है फुटिंग में वो है स्ट्रेप फुटिंग. तो हमने दोनों आगे ये दो फुटिंग्स के टाइप्स हमने आगे देखे. फर्स्ट वन था वो क्या था, तो पहला टाइप था स्प्रेड फुटिंग, उसके बाद सेकंड टाइम इज अ कंबाइंड फुटिंग एंड नाउ थर्ड वन इज अ स्ट्रेप फुटिंग. तो स्ट्रेप फुटिंग किसको कहते हैं? अ स्ट्रेप फुटिंग ऑफ टू और मोर फुटिंग्स ऑफ इंडिविजुअल कॉलम्स कनेक्टेड बाय ए बीम इज कॉल्ड अ स्ट्रेप. तो जो स्ट्रेप फुटिंग है वो जो दो और ज़्यादा उससे फुटिंग से वो इंडिविजुअल कॉलम को प्रोवाइड किए गए होंगे, तो उसको वो जो कनेक्शन हो बीम का तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेप. ओके. सो व्हेन अ कॉलम इज नियर और राइट नेक्स्ट टू एडजेसेंट प्रॉपर्टी लिमिट, a square or rectangular footing concentrically located under the column would extend into the adjoining property, which may not be permissible, and in that case the strap footing may be provided. The strap beam connecting the spread footings of the two columns
जो हम स्ट्रेप बीम दिए जाते हैं उसमें जो दोस्तों स्प्रेड फुटिंग से वो 2 कॉलम्स का उसका कनेक्शन होता है, डज नॉट रिमेन इन कॉन्टेक्ट विथ सोइल। तो जो उसका जो कॉन्टेक्ट होगा सोइल के साथ वो नहीं होगा, एंड दस डज नॉट ट्रांसफर एनी प्रेशर टू द सोइल। तो उसका जो लोड है वो प्रेशर ट्रांसफर है वो सोइल में नहीं होगा। सो द फंक्शन ऑफ द स्ट्रेप बीम इज टू ट्रांसफर द लोड ऑफ हेवीली लोडेड outer column to the inner one, and in doing so the strap beam is subjected to bending moment and shear force, and it should be designed to withstand this. So the function of strap beam का क्या है कि the function of the strap beam is to transfer the load of heavily, जो उसका जो लोड है वो ट्रांसफर करेगा हेवी लोडेड आउटर कॉलम टू द इनर वन। तो जो आउटर कॉलम है वहाँ से वो इनर वन में लोड ट्रांसफर करेगा, एंड इन डूइंग सो द स्ट्रेप बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। तो जो उसका स्ट्रेप बीम आएगा वो बेंडिंग मोमेंट सब्जेक्ट, एंड शियर फोर्स, एंड तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स है वो स्ट्रेप बीम है उसका सब्जेक्टेड, एंड इट शुड बी डिजाइन टू विथस्टैंड दिस। एंड जो उसकी जो डिजाइन हम करेंगे तो वो ये पॉइंट है वो ध्यान में रखकर उसकी डिजाइन हम करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेप फुटिंग है, ये कॉमन अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेप बीम्स इन स्ट्रेप फुटिंग से वो यहाँ पे दी गई है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट 5 फिगर्स है वो स्ट्रेप फुटिंग कंप्राइजेस 2 और मोर फुटिंग्स कनेक्टेड बाय ए बीम कॉल्ड स्ट्रेप। तो जो 2 कॉलम है उसको बीम से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेप, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कैंटिलीवर फुटिंग और पंप हैंडल फाउंडेशन। तो यहाँ पे प्लान में देखेंगे तो ये यहाँ पे दोनों कॉलम को ये कनेक्टेड किया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप का शेप है। सेकंड ये प्लान दिया गया है। ओके, और यहाँ कॉलम है वो एंड पोर्शन में, यहाँ पे एंड साइड में कॉलम है और यहाँ पे उसका जो मिडल जो ये बीच वाला पोर्शन है वहाँ पे कॉलम दिया गया है। थर्ड वन इज यहाँ पे स्ट्रेप बीम है वो उससे कनेक्टेड है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे स्ट्रेप, उसके बाद यहाँ पे फुटिंग आता है और बीच में यहाँ पे दोनों कॉलम में वो है बीच में। और इस प्लान में क्या है कि स्ट्रेप से कनेक्टेड किया गया है। ओके, और यहाँ पे जो उसका एंड पोर्शन है वहाँ पे वो कॉलम लगाया गया है और यहाँ पे बीच वाले पोर्शन में कॉलम लगा, और ये उसका सेक्शन है और ये उसका प्लान है। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेप सेक्शन भी, यहाँ पे एंड पोर्शन में कॉलम है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे सेंटर वाले भाग में क्या तो कि भाई कॉलम आता है। तो यहाँ पे स्ट्रेप फुटिंग्स की डिफरेंट 5 फिगर्स दी गई है, और जो दोनों कॉलम को जो बीम से कनेक्टेड किया जाता है उसको हम स्ट्रेप बीम और स्ट्रेप फुटिंग बोल सकते हैं। ओके, सो स्ट्रेप फुटिंग आपको ये फिगर देख के और ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको मालूम चल गया कि स्ट्रेप फुटिंग है वो 2 कॉलम को जब विद हेल्प ऑफ बीम हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप फुटिंग। ओके, उसके बाद आता है राफ्ट फाउंडेशन। तो राफ्ट फाउंडेशन हम किसको कहते हैं? राफ्ट और मेट is a combined footing which covers the entire area below the wall building or structure and supports all the walls and columns। तो जो राफ्ट और मेट है वो क्या है कि कंबाइंड फुटिंग है, एंड वो कवर करता है एंटायर एरिया बिलो द वॉल बिल्डिंग। तो जो बिलो द वॉल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर वो उसको जो सपोर्ट देता है पूरे वॉल और कॉलम को, तो उसको हम बोलेंगे राफ्ट और मेट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन इज प्रिफर्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो उसमें पहली सिचुएशन है व्हेन द अलाउएबल सोइल प्रेशर इज लो और बिल्डिंग लोड्स हेवी, द यूज ऑफ स्प्रेड फुटिंग, एंड द स्प्रेड फुटिंग, द यूज ऑफ स्प्रेड फुटिंग्स वुड कवर मोर देन 1/2 ऑफ द एरिया। तो जो उसका जो स्प्रेड फुटिंग से वो कवर करता है 1/2 से ज़्यादा एरिया, एंड इट मे प्रूव मोर इकोनॉमिकल टू यूज मेट और राफ्ट फाउंडेशन। सेकंड वन है दे आर ऑल्सो यूज्ड द मेट where the soil mass contains compressible lenses or the soil is sufficiently erratic so that the differential settlement would be difficult to control. The mat or a raft tends to bridge over the erratic deposits and eliminates the differential settlement. जो उसका थर्ड सिचुएशन है वो क्या है कि a raft foundation is also needed to reduce settlement for highly compressible soils by making the weight of the structure and raft approximately equal to the weight of the soil excavated. It means जो raft foundation है वो सेटलमेंट है वो हाईली कंप्रेसिबल सोल का सेटलमेंट उसको भी रिड्यूस करता है,
बाय मेकिंग द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो उसका जो वेट ऑफ स्ट्रक्चर आएगा एंड राफ्ट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेट ऑफ द सोइल एक्सकेवेटेड, और उसका जो राफ्ट है वो उतना ही इक्वल होगा जितना वेट ऑफ सोइल है वो एक्सकेवेटेड हमने किया होगा। सो द राफ्ट फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ थिक रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब, तो जो राफ्ट फाउंडेशन है वो किस तरीके से होगा, तो रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब है थिक वो उस कवरिंग द एंटायर एरिया of the bottom of the building or structure like a floor. The slab is reinforced with bars running at right angles to each other both near the bottom and top face of the slab. Sometimes it is necessary to carry the excessive column load by an arrangement of inverted main beams and secondary beams. तो कब समटाइम्स क्या होगा कि जो हमको एक्सेसिव कॉलम लोड है वो उसका जो इन्वर्टेड मेन बीम से और सेकेंडरी बीम से वो मोनोलिथिकली कास्ट करेंगे राफ्ट स्लैब की मदद से, और द राफ्ट स्लैब जनरली प्रोजेक्ट्स फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 30 to 45 सेंटीमीटर ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द आउटर, तो उसका जो आउटर वॉल्स है वहाँ पे हम 30 से 45 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन रखेंगे ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड एज सच द एरिया ऑफ द एक्सकेवेशन is slightly more than the area of the building or structure itself. The excavation is made to the required depth and the entire excavated area is well consolidated. This surface when dry provides the base upon which the raft slab is laid. So जो सरफेस की बात करें तो जो जब सरफेस ड्राई होगी तो उसका जो बेस है उसके ऊपर राफ्ट स्लैब है उसको हम डालेंगे, एंड ऑल द प्रिकॉशंस नेसेसरी during reinforced concrete construction should be taken and further construction is started only after the proper curing of the raft. तो जो टोटल प्रिकॉशंस है वो रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में वो यहाँ पे हम रखेंगे, एंड जब फर्दर कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे आफ्टर प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ द राफ्ट, जो उसका जो राफ्ट फाउंडेशन हमने वहाँ पे किया उसको अच्छे से क्यूरिंग कर डालेंगे, उसके बाद ही हम उसका फर्दर कंस्ट्रक्शन वर्क है वो वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दो सेक्शन ये लिए गए हैं ए और बी, और यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन है वो स्लैब टाइप का, यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स डिस्क्राइब किए गए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 एंड C12, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है वो है 12, ओके। और उसके बाद ये सपोज कि यहाँ पे उसको कनेक्ट किया, कॉलम को कनेक्ट किया गया तो उसको हम सेकेंडरी बीम भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे जो उसके जो मेन कॉलम वो आता है तो उसको हम मेन कॉलम भी यहाँ पे बोल सकते। तो यहाँ पे सपोज कि हमने यहाँ पे एक और बीम यहाँ पे डाला है तो उसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी बीम, और जो उसका मेन बीम आएगा सपोज कि यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर सपोज कि यहाँ पे एक और बीम भी है इसके ऊपर लगाया गया तो उसको मेन बीम बोल सकते हैं, और इसके जो अंदर के साइड में जो बीम डालेंगे तो उसको हम सेकेंडरी बीम बोलेंगे, और इसको यहाँ पे कॉलम बोल देंगे, ओके। और इसके बाद यहाँ पे जो है वो रेनफोर्समेंट है वो फुटिंग में लगाया जाएगा फॉर प्रिवेंशन ऑफ ए टेंशन फेलियर, ओके। सो तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा कि इस वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेलो फाउंडेशन, वो सेलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद डीप फाउंडेशन की डेफिनेशन देखी। तो सेलो फाउंडेशन आता है तो उसमें स्प्रेड 4 टाइप्स के, जब 4 टाइप्स के जनरली फुटिंग से आते हैं, स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, इनमेट और राफ्ट फाउंडेशन। तो स्प्रेड फुटिंग है उसमें हमने 6 टाइप देखे, सिंगल फुटिंग फॉर कॉलम, स्टेप फुटिंग फॉर ए कॉलम, स्लो फुटिंग फॉर ए कॉलम, वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप, स्टेप फुटिंग फॉर वॉल एंड ग्रिलेज फाउंडेशन, ओके। उसके बाद कंबाइंड फुटिंग, तो ये फिगर में एक रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग, 2 टाइप्स ऑफ कंबाइंड फुटिंग है। थर्ड वन इज स्ट्रेप फुटिंग, तो उसमें जो 2 कॉलम आएंगे उसको हम बीम की मदद से बीम के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो उसको हम स्ट्रेप फुटिंग बोलेंगे। उसके बाद आता है राफ्ट फाउंडेशन, तो राफ्ट फाउंडेशन में क्या आएगा कि उसमें मेन बीम आएगा, सेकेंडरी बीम आएगा, उसको रेनफोर्समेंट से कनेक्ट करेंगे और कॉलम भी आएगा, और ये फिगर देख के आपको मालूम चल गया होगा कि राफ्ट फाउंडेशन है वो किस तरीके से उसका यूज़ होता है, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने इतने, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फाउंडेशन के और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।